सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। पाथ सीरीज है, पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग। तो फटाफट से एक बार देखते हैं। और ज़्यादा बहुत मुश्किल क्वेश्चंस फिलर्स में नहीं आए हैं, लेकिन जान लेना ज़रूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। खास करके कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी भी रही हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे आंसर हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ गलत क्वेश्चंस भी हैं। उनको कैसे हमें टैकल करना है ये भी हमें समझना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई, मैं आपको एक बार फिर से ये कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ और भी नया ज़बरदस्त खतरनाक आने वाला है। यकीन मानिए, शेयर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे हम बहुत सारा कंटेंट आपको देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को भी। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिल इन द ब्लैंक में। इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ग्रामर के भी हैं, कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। सो डेलिकेट डैश द नेगोशिएशंस। अब देखो, सो आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। डेलिकेट आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मैं अपनी क्लासेस के दौरान बहुत बार, अगर आपने इन्वर्जन मेरे से पढ़ा है तो ये वाला पॉइंट आपने जरूर पढ़ा होगा कि हम सो के साथ में भी इन्वर्जन लगाते हैं। तो सो आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, और इस वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए यहाँ पे? तो आप पाओगे कि सर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बेसिकली आ जाता है। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज नेगोशिएशंस, जो कि प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हम ये कहेंगे कि ना तो वो जा सकता है ना ये जा सकता है, ठीक है। और आगे क्योंकि क्या रखा है? कुड़ा रखा। कुड़ा रखा यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वर इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे वर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सो के साथ में भी आता है, सच के साथ में भी आ सकता है, ठीक है। कई बार सो के साथ में स्टार्टिंग में एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, तो भी वहां पे इन्वर्जन हम लगाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला आपका पॉइंट है, ये मैंने सब चीजें वीओडी बैच में करा रखी हैं, तो अगर आपने नहीं लिया है वीओडी बैच तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हर इंटरप्रिटेशन वॉज डैश देन इंसाइटफुल, इट बॉर्डर्ड ऑन द रेवलेटरी। अब जैसे ही आप देखेंगे ना कि हर इंटरप्रिटेशन, जो उसकी इंटरप्रिटेशन थी, वॉज डैश देन इंसाइटफुल। अब हम कह रहे हैं कि वो इंसाइटफुल, बेसिकली इंसाइटफुल से ज्यादा थी या इंसाइटफुल से कम थी, हम ये कहना चाह रहे हैं। देखो, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी थी? तो रेदर देन का सेंस नहीं है। रेदर देन का मतलब होता है इसकी जगह पे ऐसी थी, ठीक है। अदर देन भी नहीं है, अदर देन एक्सक्लूजन को दिखाने के लिए आता है। अब हमें देखना है कि मोर देन आएगा या लेस देन आएगा, ठीक है। अगर हम ये कहें कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इंसाइटफुल से ज्यादा थी, ठीक है। अगर ज्यादा थी तो इसका मतलब है हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहे हैं। अगर हम ये कहें कि जो इंसाइटफुल से कम थी, तो हम इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में लेके चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम लेस देन लगाएंगे तो जो इंटरप्रिटेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर हम इसको मोर देन लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये आपको सेंस समझना है। इट बॉर्डर्ड ऑन द रेवलेटरी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके से जो रेवोल्यूशन की बात हम करते हैं ना, तो रेवलेटरी के बॉर्डर पे थी, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रही होगी। अगर थोड़ा सा हो सकता और अच्छी होती तो बेसिकली क्या हो जाती? तो मोर देन यहाँ पे बेटर आंसर है। हालांकि लेस देन को ना एकदम से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि वो उस बॉर्डर पे है, यानी कि पॉजिटिव सेंस है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। तो द रिफॉर्म्स वाइल ऑस्टेंसिबली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक एक्सीजेंसीज वर इन इफेक्ट अ डिरेल्ड अटेम्प्ट टू डैश। कहा गया है कि जो रिफॉर्म्स थे, ये सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे वाइल बीच में कंजंक्शन लगाया, बेसिकली एक एडिशनल फ्रेज लगा रखा है यहाँ पे, पूरे तरीके से क्लॉज नहीं है। ऑस्टेंसिबली मोटिवेटेड थे, किससे? इकोनॉमिक एक्सीजेंसी से। वर, इसके लिए वर्ब आ जाएगी। इन इफेक्ट क्या थे? अ वेल्ड अटेम्प्ट, एक वेल्ड अटेम्प्ट। वेल्ड का मतलब होता है छुपे हुए। किस चीज का अटेम्प्ट थे? टू डिसेंट। अब डिसेंट को क्या करेंगे? स्वेल करेंगे। स्वेल करने का मतलब होता है बढ़ाना, सूजना किसी चीज का। इंपग्न करना, रिब्यूट करना। रिब्यूट तो मना करना ही होता है, तो आप आसानी से कह सकते हो क्वेल करने का मतलब होता है किसी डिसेंट को, डिसएग्रीमेंट को, उसको बेसिकली खत्म कर देना ही बेसिकली क्या होता है? क्वेल करना होता है। आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, नॉट अंटिल द डाटा वाज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड डैश द एक्सेप्टेड द जर्नल। अब देखो, अगर आपने मेरे से इन्वर्जन पढ़ा है तो ये नॉट अंटिल वाले सेंटेंसेस मेरे से आपने खूब पढ़े होंगे। नॉट से सेंटेंस शुरू हुआ है, अंटिल एक कंजंक्शन है जिसके आगे सब्जेक्ट है द डाटा, वॉज आपकी वर्ब है। अब क्योंकि ये तो कंजंक्शन और वर्ब है, यानी कि यहाँ पे तो आपका इन्वर्जन नहीं लगता है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा। इन्वर्जन हमेशा कहाँ लगेगा? मेन क्लॉज में। एक तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में आपको लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? इन्वर्जन लिखना है ना। इन्वर्जन लगेगा तो आप देख लेते हैं, इट वॉज नहीं आएगा, ये इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। हेड के बाद में हेड एक्सेप्टेड अगर हम लिखेंगे
और बाई आगे लिख रखा है, बाई है यानी कि पैसिव है, और पैसिव है यानी कि बी की फॉर्म हमें चाहिए, डिड नहीं आ सकता क्योंकि आगे V3 लगा रखी है, तो वॉज इट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेड क्या है, देखो एक्सेप्टेड बाय द जर्नल, एक्सेप्ट किया जा रहा है किसी के द्वारा, इसका मतलब पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर है तो पैसिव किससे बनाते हैं, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दिखाई दे रही है एक्सेप्टेड है, यहाँ पे एक्सेप्टेड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें बी की फॉर्म चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए तो हेड तो बी की फॉर्म नहीं है, डिड तो बी की फॉर्म नहीं है, या तो वॉज ये होती या ये होती, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं लगा रखा है, इसका मतलब है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, द बोर्ड remained divided on procedural issues. The chairperson dash authority was rarely contested, pushed the resolution through. अब जैसे देखेंगे चेयरपर्सन की अथॉरिटी, चेयरपर्सन जिसकी अथॉरिटी, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम हुम तो लिख नहीं सकते हैं, तो पहली बात तो विच नहीं आएगा, पर्सन की बात चल रही है, हुम नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, जिसकी अथॉरिटी, अथॉरिटी सब्जेक्ट है, उसके लिए वॉज आपकी वर्ब है, कंटेस्टेड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है, तो मतलब हुम नहीं आएगा, ये वाला हुज कुछ नहीं होता है, हमें ये वाले हुज का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द बायोकेमिस्ट इंसिस्टेड, भाई इंसिस्ट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है ऑन, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, ये बहुत बार मैं पढ़ाता हूं, अगर आपने मूड कंडीशनल से की मेरी क्लास ली है या प्रीपोजिशन की क्लास ली है तो वहां पे आपको जरूर पढ़ाया होगा। द कमिटी अलॉन्ग विथ इट्स चेयरपर्सन, द कमिटी सेंटेंस का क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इट्स चेयरपर्सन, तो कमिटी के हिसाब से हमें बेसिकली क्या लिखाना है, वर्ब लगानी है, तो कमिटी के हिसाब से वर्ब क्या आएगी, हमें पता ही है सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो तीनों ऑप्शन प्लूरल के एलिमिनेट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप कहोगे सर कमिटी के साथ तो प्लूरल भी आ सकता है, जब कोई डिसएग्रीमेंट हो, जब कोई मतलब बिखराव की स्थिति हो, तब यहाँ पे कोई बिखराव नहीं है, मिलने की बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे, दे डैश देयर ऑब्जेक्शंस, तो दे रेज्ड आएगा, विल रेज आएगा, हैव रेज्ड आएगा या हैड रेज्ड आएगा। ठीक है, तो बाय द टाइम अगर हमने यहाँ पे लिख रखा है, बाय द टाइम के साथ में कौन सी क्लॉज है, आपने कहा कि सर V2 लगा रखा है, और V2 यानी कि पास्ट की बात है, बाय द टाइम के साथ में अगर V2 आ जाता है तो मेन क्लॉज में हेड प्लस V3 आता है, बाय द टाइम के साथ अगर V1 आता है तो मेन क्लॉज में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, V2 यानी कि हेड प्लस V3 आएगा, एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, फ्यू सॉल्यूशंस वर डैश प्रॉमिसिंग एज दिस वन, अब जैसे ही आप देखेंगे फ्यू है और आगे एज लगा रखा है, अब एज का पेयर या तो एज बन सकता है या सो बन सकता है, ना तो टू बनेगा ना ही दैट बनेगा। अब देखो कायदे से अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सिर्फ मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सिर्फ एज आता है, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो एज और सो दोनों आ सकते हैं। अब कायदे से देखा जाए तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यू से हमें पता चल रहा है, फ्यू से पता चल रहा है कि नेगेटिव है। अब करेक्ट दोनों है, लेकिन ऐसे सीधे एक कोई आंसर मानेगा। वैसे कायदे से तो मैं यही कहूंगा कि ये ऐसे क्वेश्चन को बेनिफिट टू ऑल करना चाहिए, बिकॉज एज एंड सो बोथ आर करेक्ट, लेकिन फिर भी दोनों में से एक चूज करना हो तो हम जिसने क्वेश्चन सेट किया है उसकी मेंटेलिटी को अगर जानने की कोशिश करें, अगर हम उस पैटर्न को समझें तो उसने कहीं से यही पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि नेगेटिव में सो आता है, इसीलिए उसने सो वाले को मान के ये क्वेश्चन बनाया होगा। हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि एज गलत है, और ऐसे क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया जाना चाहिए और इनमें बेनिफिट टू ऑल भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो एज मतलब सही है, लेकिन सो यहाँ पे एक प्रेफरेबल चॉइस में कह सकता हूँ। आगे देखेंगे, द मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिप्लीट विथ, रिप्लीट का मतलब होता है फिल्ड, भरी हुई थी, ऑब्सक्योर रेफरेंसेज, मैनी ऑफ डैश। अब जैसे देखेंगे ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखेंगे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है, आगे विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ऑब्सक्योर रेफरेंसेज। अब मैनी आ गया, ऑफ आ गया, यहाँ पे कुछ आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, बैफल्ड आपकी वर्ब है और रिव्यूअर्स उसका ऑब्जेक्ट है। दो क्लॉज हो रही हैं, दो क्लॉज हो रही हैं, इसका मतलब है रिलेटिव क्लॉज बनने की दूसरी वाली। अगर मैंने दोज लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि दोज रिलेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। अगर देम लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। हुम पर्सन के लिए आता है, ये नहीं बनेगा, तो विच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका नॉट अंटिल द ऑडिटर, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नॉट आ गया, अंटिल आ गया, अंटिल कंजंक्शन है, द ऑडिटर सब्जेक्ट है। देखो मेरी क्लास का मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूं कि मैं कौन सा एग्जांपल यहाँ पे एग्जैक्टली कराता हूं। मैं एक तो सबसे पहला एग्जांपल आता है नॉट अंटिल मच लेटर, सी नोटिस्ड द ब्रोकन ग्लास, वहां पे अंटिल एक प्रेपोजिशन के तरीके से काम करता है। एक दूसरा मैं एग्जांपल कराता हूं आपको, नॉट अंटिल सी टोल्ड मी एवरीथिंग आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड हर व्यू पॉइंट।
तो ये वाले एग्जांपल्स मैं कराता हूँ अपनी क्लास में, तो ये वही वाले चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं सेम। तो नॉट आ गया, इसके बाद अंटिल आ गया। अंटिल कंजंक्शन है, ऑडिटर सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, सबमिटेड मेन वर्ब है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देयर एग्जॉस्टिव रिपोर्ट। ठीक है, तो आगे जो मेन क्लॉज है वहाँ पे क्या लगना चाहिए, इन्वर्जन लगना चाहिए। अगर इन्वर्जन लगना चाहिए तो सबसे पहले, अच्छा इन्वर्जन लगी रखा है, द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस, ये आपका क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, और बिकम आपकी क्या है, वर्ब है। सबसे पहली बात तो पास्ट में चल रहा है, तो प्रेजेंट का ये जो हैज है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे देखोगे बिकम आपकी क्या है, बिकम तो आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब है तो पैसिव स्ट्रक्चर में तो आएगी नहीं, तो वॉज आपका गलत हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि डिड आना चाहिए और या फिर हैड आना चाहिए। जब तक ये नहीं हो चुका था तब तक ये नहीं हुआ, यानी कि मैं आसानी से कह सकता हूँ कि ये डिड प्लस V1 बनेगा, ना कि हैड प्लस V3। डबल परफेक्ट टेंस हमें नहीं लगाना चाहिए, डबल पास्ट परफेक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट आ रखा था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑब्जेक्टेड टू द सीन डीमिंग इट डैश ग्रेटिटस फॉर अ फैमिली ऑडियंस। अब जैसे आप देखेंगे डीमिंग इट डैश, अब देखो यहाँ पे एक एडजेक्टिव लिख रखा है, और अगर एडजेक्टिव लिख रखा है तो इसी को हमें क्या करना है, एम्फेसाइज करना है। तो हम कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही ग्रेटिटस है, कुछ ज़्यादा ही खराब है। ठीक है, तो कह सकते हैं, आसानी से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टू जो है, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिव, इतनी ज़्यादा खराब, हम कहते हैं ना इट्स टू ओल्ड, टू ओल्ड है यानी कुछ ज़्यादा ही ओल्ड है। इट्स टू पुअर, ये कुछ ज़्यादा ही खराब है। इट्स टू बैड, इस तरीके से। ठीक है, तो वेरी मच, फार, ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में आते हैं। द एडवाइजरी कमिटी इशूड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस सो मेटिकुलसली worded that any deviation would be tantamount, tantamount के साथ में फिक्स्ड preposition होता है, tantamount to, tantamount to, equal to, parallel to, इन सब के साथ में to ही आता है। ठीक है, juxtapose to। आगे, as honesty is valued, transparency is indispensable। कहा गया है कि अगर honesty को वैल्यू किया जाए तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, इंडिस्पेंसिबल बन जाएगी। अब देखो वाइल हम जब लगाते हैं, जब कॉन्ट्रास्ट दिखाएं, ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू किया जा रहा है, ये इंडिस्पेंसिबल हो रहा है, दोनों एक तरीके की चीज है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है। ठीक है, आगे वेयर एज भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है तो ये भी नहीं आएगा। अब वेयर है और व्हेन है, व्हेन ऑनेस्टी इज वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी इज इंडिस्पेंसिबल। कायदे से ये भी आ सकता है और वेयर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है, वेयर भी और व्हेन भी। अब दोनों में से अगर एक चूज करना है तो कैसे चूज करेंगे, देखो कायदे से तो दोनों ही सही मान लेने चाहिए थे, लेकिन सामान्यतः हम ये नहीं मानते हैं कि ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, ये हम प्लेसेस में लेके चलते हैं कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी वहाँ जो, सॉरी, जहाँ पे ऑनेस्टी होगी वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक टाइम के रेफरेंस में, हम प्लेस के रेफरेंस में मानते हैं कि जहाँ जहाँ आपको ऑनेस्टी दिखेगी वहाँ वहाँ आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। ठीक है, तो ये प्लेस के रेफरेंस में ज़्यादा चलता है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ इंटायरली रॉन्ग, बट यस प्लेस के रेफरेंस में ज़्यादा चलेगा, ना कि टाइम के। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, द फिजिशियन स्पोक डैश। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है परस्पिक्यूअसली, परस्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, और एक दे रखा है परस्पिकेशियसली, इसका मतलब होता है कोई चीज जो ना तीक्ष्ण होती है, जो वाइज वाला सेंस बनता है ना वो। और एक दे रखा है परस्पिक्यूइटी, ये जो ऊपर वाला इसी का नाउन फॉर्म दे रखा है। और परस्पायरिंगली तो एक अलग ही मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है स्वेट का निकलना, कुछ काम ऐसे तरीके से करना कि पसीना निकले। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। द फिजिशियन सब्जेक्ट है, स्पोक आपकी क्या है, वर्ब है। स्पोक हाउ, अवॉइडिंग टेक्निकल जार्गन, शो पेशेंट्स को अंडरस्टैंड, यानी कि क्लियर का सेंस है। अगर क्लियर का सेंस है तो जो क्लियरली वाला है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउन की जरूरत नहीं है, वर्ब मतलब एडवर्ब की जरूरत है। परस्पिकेशियस का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है ना, तीक्ष्णता, बुद्धि की तीक्ष्णता होती है, उसके लिए वो यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड द सीईओ कंक्लूडेड हर स्पीच व्हेन द स्टेक होल्डर्स डैश टू देयर फीट। अब बेसिकली वो उठ गए, अगर उठ गए तो बेसिकली स्कार्सली अगर यहाँ पे लगा रखा है हेड प्लस V3 के साथ में। अब आपको अगर इन्वर्जन आपने मेरे से पढ़ा है तो मैं ये वाला पॉइंट इन्वर्जन के दौरान मेंशन करता हूँ कि जहाँ पे हम स्कार्सली या हार्डली के साथ सेंटेंसेस लिखते हैं, नो सूनर के साथ लिखते हैं, तो जो क्लॉज में हार्डली नो सूनर हो जाते हैं वहाँ पे पास्ट परफेक्ट को वरीयता दी जाती है, और जो मेन क्लॉज होती है उसमें हमेशा और हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट आता है। पास्ट का इंडेफिनिट आएगा तो हेड रीजन नहीं आ सकता है, हेड रोज बिल्कुल नहीं बनेगा, वर रीजन तो पैसे पे ये नहीं बनेगा, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। रोज टू योर फीट का मतलब होता है खड़े हो जाना बेसिकली। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, बाय द टाइम द ऑडिट कंक्लूड्स। अब देखो कंक्लूड्स है तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आ जाएगा, क्योंकि बाय द टाइम के साथ यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए बाय द टाइम के साथ तो फ्यूचर का परफेक्ट आता है, तो विल हैव फाइल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, इन डैश एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा। देखो इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग होता है, ये फिक्स्ड फ्रेज होता है, इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग। कितने ऑप्शन में शुरुआत में द है, एक ही में है, ठीक है। हालांकि एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया था, क्योंकि जब ये आंसर की आई थी उस टाइम पे मुझे कुछ बच्चों ने पूछा था, आई गेस ये या फिर ये दिया था, मुझे नहीं पता कौन सा दिया है, लेकिन हाँ अच्छा सी दिया है, तो सी वाला शायद एसएससी ने दिया था, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इन द ही आपका आएगा, इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग होता है हमेशा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस प्रपोज्ड दिस वन इज बाई फार द। अब बाई फार का यूज सुपरलेटिव डिग्री के लिए किया जाता है, तो एम्फेसाइज करने के लिए। वैसे भी आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव के पहले किया जाता है। ये कॉस्ट इफेक्टिवर, ये कंपैरेटिव है, वैसे भी इफेक्टिवर कुछ नहीं होता है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ये सुपरलेटिव है, मोर कंपैरेटिव है, मच पॉजिटिव है, आप कहोगे सुपरलेटिव एक ही, यही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, देयर अप्रोच प्रूव्ड डैश इफेक्टिव दैट। अब देखो आगे अगर दैट आ रखा है तो दैट के साथ कौन सी चीज पेयर बनाती है, आप कहोगे सो इफेक्टिव, तो का दैट के साथ पेयर बनता है, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, सो दैट का पेयर बनता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, He aspires to become dash envoy for climate affairs। अब देखो यूएन में बहुत सारे एनवॉय होते हैं जो कि क्लाइमेट अफेयर के लिए हों। अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है आप आसानी से कह सकते हो, यहाँ पे आर्टिकल कायदे से क्या आना चाहिए, आप कहोगे सर या तो ये या फिर ये। यूएन में किसका साउंड है, आप कहोगे या का साउंड है, या, और यह अपने आप में क्या होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है, तो एन का नहीं किसका यूज करते हैं, ए का, तो ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। लेकिन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आर्टिकल पे बेस्ड पूछा था एसएससी ने, शायद इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया था, जो कि गलत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूएन में कई सारे एनवॉय होते हैं। पहले मुझे भी लगा था जब इनिशियली मैंने ये क्वेश्चन देखा कि यार हो सकता है एक ही एनवॉय होता हो। अगर एक ही होगा, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट एक ही है, तो आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रेसिडेंट नहीं कहूँगा, आई वॉन्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, आई वॉन्ट टू बिकम कोई भी ऐसी पोस्ट जो यूनिक है, तो वहां पे द आएगा। लेकिन यहाँ पे यूनिक पोस्ट नहीं है, देयर आर मल्टीपल एनवॉइज, ठीक है। अगर मल्टीपल इनवॉइस है तो आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, ना कि द का। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। अब आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है सर ये तो एक डेफिनेट वाला है, फॉर क्लाइमेट अफेयर्स। क्लाइमेट, इवन क्लाइमेट अफेयर्स के लिए बहुत सारे इनवॉइस होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए बोला है। द चीफ इंजीनियर रिकमेंडेड रिप्लेसिंग द ऑब्सोलेट पार्ट डैश रिपेयरिंग इट। वो कह रहा है देखो जी रिप्लेस कर दो, रिपेयर मत करो। ये ना करके ये किसी चीज की जगह पे दूसरा, के स्थान के सेंस में क्या आता है, रेदर देन का यूज करते हैं, रेदर देन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर एक्सक्लूजन को दिखाता है, एज के साथ देन का सेंस ही नहीं बनेगा। मोर देन का मतलब होता है ये काम ज्यादा करो, ये कम करो, और यहाँ पे ज्यादा कम का सेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस ये है कि ये मत करो और ये वाला कर लो, तो रेदर देन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, he finally dashed to the pressure and resigned। he finally dash, give out बेसिकली दो सेंस में आता है, या तो give out को हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज कम टू एन एंड होती है, यानी कि एग्जॉशन के सेंस में। ये जो आउट से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, जनरली एग्जॉशन के सेंस में आते हैं। और दूसरा आउट का मतलब होता है बाहर, बांटने के सेंस में भी आउट वाले आते हैं। तो हैंड आउट हो गया, गिव आउट हो गया, इनका मतलब बांटना भी होता है। ना तो हम बांटने की बात कर रहे हैं, ना हम बेसिकली यहाँ पे किसी चीज को एग्जॉस्ट करने के सेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। गिव ओवर भी बेसिकली जनरली हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ चीज को खत्म करने की कहते हैं कि प्लीज गिव ओवर इट, गिव ओवर। गिव ओवर का मतलब है इस चीज को बंद करो, जो आप कर रहे हो स्टॉप इट। तो व्हेन वी आस्क समबडी टू स्टॉप समथिंग, सो वी यूज गिव ओवर, ये भी नहीं बनेगा। गिव अप करने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। और गिव इन करने का मतलब होता है किसी चीज के आगे हार मान लेना। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने प्रेशर को छोड़ दिया, हम कह रहे हैं कि प्रेशर के आगे वो टूट गई। टूट जाने का मतलब होता है गिव इन, इसलिए गिव अप आपका नहीं, गिव इन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ऑल्दो द कैंडिडेट लैक्ड कन्वेंशनल क्वालिफिकेशंस। बेशक जो कैंडिडेट था उसमें कन्वेंशनल क्वालिफिकेशंस की कमी थी। शी मैनेज्ड टू सिक्योर द प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप। उसने मैनेज किया कि वो प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप ले पाई आफ्टर हर मेंटर डिस्क्रीटली डैश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं जस्ट आंसर मार्क करना है, आफ्टर कंजंक्शन है, हर मेंटर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब चाहिए, इन प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन है, ये तो नहीं बनेंगे। या तो ये बन सकता है या ये। क्या मेंटर के साथ कॉल आ सकता है, नहीं आएगा। या तो प्रेजेंट में होता तो कॉल्स आता, वैसे भी पास्ट की बात है तो कॉल नहीं कॉल्ड आता। एक ही है जो पुल्ड है। मीनिंग वाइज भी जाओगे, कॉल इट अ डे बेसिकली किसी चीज को
खत्म कर देना, मतलब आज के लिए रोक देना, पोस्टपोन कर देना, काम बंद करके सो जाना एक तरीके से, कॉल इट अ डे। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली क्या होने वाला है। टू द पॉइंट का मतलब होता है कोई चीज जो पॉइंट टू पॉइंट है। और पुल अप फ्यू स्ट्रिंग्स का मतलब है कुछ अप्रोच वगैरह लगाना, ठीक है, मतलब कुछ प्रयास करना। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका है नीदर द प्रिंसिपल। नीदर के साथ में नॉर का पेयर बनता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे ओनली आफ्टर अ डिकेड ऑफ, बाकी ये और ईदर के साथ बनता है, बोथ के साथ एंड का पेयर बनता है, नॉर डिड तो आएगा ही नहीं। अच्छा, आप में से हो सकता है दो ये लगे कि सर नॉर डिड क्यों नहीं आएगा, ये भी समझ लेते हैं। द नीदर द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, देखो डिड तब आता जब नीदर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब जोड़ा जाता, तो नॉर से भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब जोड़ते हैं। नीदर से क्या जोड़ा है, सिर्फ सब्जेक्ट, तो नॉर से भी क्या जोड़ेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट, तो द को ऑथर्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप कहोगे सर ये नहीं आएगा। दूसरा ये भी कह सकते थे एंटीसिपेटेड V2 है, डिड के बाद V2 नहीं आता है, तो आप कहोगे सिर्फ नॉर ही करेक्ट आंसर होगा। और बेसिकली ईदर के साथ पेयर बनाता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है। ओनली आफ्टर अ डिकेड ऑफ फील्ड वर्क डैश। अब देखो, अगर आपने इन्वर्जन पढ़ा है मेरे से अगेन, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर ओनली के बाद में कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए जो कि टाइम या कंडीशन का है, तो वहां पे भी इन्वर्जन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ओनली आ गया, आफ्टर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है डिकेड ऑफ फील्ड वर्क, ये तो टाइम का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे इन्वर्जन आना चाहिए, इन्वर्जन आना चाहिए। तो आप कहोगे ग्रास पे, यानी कि V1 है, V1 है, यानी कि यहाँ पे आपका कुछ हेड आ सकता है, नहीं हेड आ सकता है, नहीं टी डिड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इन्वर्जन नहीं है, ये इन्वर्जन है, ये करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। तो इन्वर्जन को काफी पूछा गया आपकी बार। The analyst found the correlation to be dash marginal to influence policy। अब देखो इन्फिनिटिव आ रखा है आगे, टू इन्फ्लुएंस, तो टू का पेयर टू से बनता है, ना सो से, ना एस से, ना वेरी से, टू का पेयर टू से बनता है, ठीक है। आगे देखेंगे, द क्यूरेटर ऑप्टेड डैश डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट ड्यू टू डैश प्रिजर्वेशन कंसर्न्स। अब देखो प्रिजर्वेशन कंसर्न्स की वजह से डिस्प्ले नहीं किया, नहीं करने के लिए क्या लगाते हैं, ऑप्ट अगेंस्ट। ऑप्ट फॉर का मतलब है ये काम कर लिया, आई ऑप्टेड फॉर डिस्प्लेइंग का मतलब हो जाता कि मैंने डिस्प्ले करने का डिसीजन लिया। ऑप्टेड अगेंस्ट डिस्प्लेइंग मतलब डिस्प्ले ना करने का फैसला लिया, विथ या ऑन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। तो नीदर द एडिटर नॉर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स, तो नीदर द एडिटर नॉर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जब नीदर नॉर के साथ में दो वर्ब को जोड़ा जाए, तो मतलब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, तो वर्ब आती है पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, पास वाला कॉन्ट्रीब्यूटर से प्लूरल है, हैज, एज या वॉज नहीं आएंगे, वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ये सब चीजें अगर आपने, सिर्फ मैं आपको बीच में एक चीज बताना चाहूंगा, अभी क्लास आगे चलेगी, लेकिन अगर मेरे भाई आपने इस वाले बैच से एक बार ग्रामर को कंप्लीट कर लिया, तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, आपको बच्चों का खेल लगने लग जाएंगे, अगर आपने लिटरली इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, बहुत क्वालिटी कंटेंट इसमें मिलता है आपको। 799 रुपये सिर्फ फीस रखते हैं और वैलिडिटी आपके लिए लाइफ टाइम रखते हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में लगता है कि दिक्कत है, मेरे भाई आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। इतने सारे, अब तो आप देखते भी होंगे, इतने सारे सेलेक्टेड बच्चे भी रिकमेंड करते हैं कि भाई आप बैच लीजिए और इसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो आप इजीली बैच लेके फायदा उठा सकते हैं क्योंकि बहुत क्वालिटी है इसमें, ठीक है। मैं जहां भी पढ़ाता हूं, जब भी पढ़ाता हूं, जैसे भी पढ़ाता हूं, क्वालिटी की बात करता हूं। तो अगर आप चाहते हो ना कि ये आसानी से क्वेश्चंस आप करते रहो, तो फिर क्वालिटी कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और क्वालिटी कंटेंट आपको मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे एक बार फटाफट से। भाई पानी चाहिए यार, होठ सूखने लगे, बाबू पानी चाहिए। इट वॉज इम्पेरेटिव दैट, अब जैसे ही आपने देखा इट वॉज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव आते ही और आगे दैट क्लॉज आ गई, पक्की बात है सब्जंक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इट वॉज इम्पेरेटिव, अगर हमने लिख दिया इट वॉज इम्पेरेटिव यानी कि कोई चीज जरूरी है, इट वॉज इम्पेरेटिव, यह जरूरी था, आगे दैट क्लॉज सब्जंक्टिव मूड आएगा, सब्जंक्टिव मूड में या तो बेस फॉर्म या फिर शुड प्लस V1। तो द डॉक्यूमेंट डैश साइंड, अब आपको लग सकता है कि वॉज साइंड लिख दें, पास्ट की बात चल रही है, हैड बीन लिख दें या विल बी लिख दें, नहीं, बी साइंड आएगा क्योंकि हमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी होती है जब भी हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की बात करते हैं। अगर आपने VOD बैच से या कोई भी बैच अगर आपने लिया है, तो ये सब चीजें मैंने बड़े डिटेल्ड तरीके से वहां पे पढ़ा रखी है, बहुत सिंपल है ये सब चीजें। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, द जर्नलिस्ट रिफ्यूज्ड टू डैश हर सोर्सेज डिस्पाइट रिपीटेड लीगल थ्रेट्स। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, गिव आउट में आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि गिव आउट का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली एग्जॉस्ट करना या फिर बेसिकली एक तरीके से बांटना, ठीक है। गिव ओवर बेसिकली बता चुका हूं, टू आस्क समबडी टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब आपके दो ऑप्शन है, गिव अवे और गिव अप, कायदे से बोथ आर पॉसिबल, ठीक है।
जनरली सोर्सेज वगैरह के लिए ये एक फिक्स्ड कोलोकेशन भी होता है कि जर्नलिज्म वगैरह में यूज भी किया जाता है कि गिव अप योर सोर्सेज का मतलब होता है अपने सोर्सेज को पब्लिकली नोन करना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन गिव अवे का मतलब होता है बिट्रे करना। गिव समबडी अवे या गिव समथिंग अवे का मतलब होता है टू बिट्रे समवन। इफ आई गिव यू अवे दैट मीन्स आई बिट्रे यू, मैं आपको धोखा दे देता हूं। तो क्या मैं यहां पे ये सेंस नहीं ले सकता हूं कि जर्नलिस्ट ने अपने जो सोर्सेज थे उनको धोखा देने से मना कर दिया? पॉसिबल तो ये भी है। लीगल थ्रेट आई फिर भी धोखा देने से मना कर दिया, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल और एंड इवन आई वुड से इट इज बेटर। लेकिन क्योंकि एक फिक्स्ड कॉलोकेशन है तो आपका गिव अप करेक्ट आंसर दिया गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, द मेमोरेंडम क्लैरिफाइड दैट एम्प्लॉइज मस्ट कंप्लाई। अगर आपने प्रेपोजिशन चैप्टर कभी मेरे से पढ़ा है तो कंप्लाई विथ, अधियर टू, अबाइड बाई और फॉलो के साथ कुछ भी नहीं और कंफर्म के साथ टू, ये सब वर्ड्स मैं एक साथ पढ़ाता हूँ। इवन यूट्यूब पे भी मैंने बहुत बार आपको ये चीज पढ़ा रखी है। तो कंप्लाई विथ आपका करेक्ट फ्रेज होता है, अबाइड बाई आपका करेक्ट फ्रेज होता है, ठीक है, अधियर टू आपका करेक्ट फ्रेज होता है, सबका मीनिंग सेम होता है। द डिस्कवरी डैश वॉज अनएक्सपेक्टेड। अगर आपने कभी भी पढ़ा है मेरे से प्रोनाउन चैप्टर, जहाँ पे मैं प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाता हूँ, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेज पढ़ाता हूँ, जहाँ पे हम दो तरीके की क्लॉज पढ़ते हैं। कौन सी मेरे भाई? डिफाइनिंग क्लॉजेज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज। डिफाइनिंग क्लॉजेज वो होती हैं जिनमें कॉमा नहीं आता है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज वो होती हैं जिनमें कॉमा आता है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज के अंदर एक बात खास तौर पर ऐड करी जाती है कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज के साथ कभी भी दैट का प्रयोग नहीं होगा। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो ना तो रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप हो सकता है, ना ही वहां पे दैट का प्रयोग हो सकता है नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में क्या आता है? कॉमा। यहाँ पे कॉमा आ रखा है बेटा, आ रखा है, इसका मतलब है कौन सी क्लॉज है? नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग है तो दैट नहीं आएगा, वॉट भी नहीं आता है, ठीक है। क्या यहाँ पे पर्सन की बात है? नहीं। तो क्या बचा? विच। यही करेक्ट आंसर है। दैट्स क्वाइट सिंपल। अगर आपने रिवीजन करा है ना, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके नोट से बाहर दिखे आपको। फ्रेजल वर्ब थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगे कि सर ये तो देखा ही नहीं हमने, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक डिफरेंट चीज है। बाकी अगर ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो वो आपके पेपर में अगर आया है तो मेरे नोट्स से ही आया होगा, मतलब नोट से ही आया होगा। अगर ग्रामर का क्वेश्चन है तो मेरे नोट से बाहर नहीं आ सकता है, मतलब नहीं आ सकता है। देखो, द आर्किटेक्ट आर्ग्यूड दैट एस्थेटिक्स शुड नॉट बी सबऑर्डिनेटेड। सबऑर्डिनेट टू समबडी, सबऑर्डिनेट के साथ टू का यूज होता है। नेक्स्ट, इफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डैश ब्रीच्ड। कंडीशनल सेंटेंस है, हमें मेन क्लॉज में देख लेना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है। आगे लिख रखा है अलर्ट्स। अलर्ट्स है यानी कि V1 है। V1 है यानी कि जब मेन क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो जीरो कंडीशनल होता है, फैक्चुअल कंडीशनल, यानी कि इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो वर नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा। यहाँ पे ब्रीच्ड है। ब्रीच्ड है यानी कि प्रोटोकॉल किसी चीज को ब्रीच कर रहा है या प्रोटोकॉल को ब्रीच किया जा रहा है, पैसिव स्ट्रक्चर है। हैज लगा देंगे तो एक्टिव बनेगा, तो इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज प्लस V3 प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर। द साइंटिस्ट वॉज अनेबल टू डैश, अनेबल टू ड्रॉ आउट, ब्रिंग अप, मेक ओवर या अराइव एट अ डिफिनिटिव कंक्लूजन। अराइव एट अ कंक्लूजन, अराइव एट एन एग्रीमेंट। तो अराइव एट अ कंक्लूजन, अराइव एट एन एग्रीमेंट, ये आपके फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं और बहुत बार यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रॉ आउट का मतलब होता है किसी चीज को कहीं से निकालना, इलिसिट करना कोई चीज, ठीक है, खास करके फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है। कंक्लूजन निकालने के लिए ड्रॉ आउट नहीं करते हम कभी भी। ब्रिंग अप का मतलब है कोई मुद्दा वगैरह उठाना। मेक ओवर का मतलब है कोई चीज बनाना, फैब्रिकेट करना एक तरीके से। तो ये सब नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेयरली से रेयरली डैश, रेयरली नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। और कौन सा इन्वर्जन? पार्शियल इन्वर्जन। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब। यहाँ पे देयर को सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जा रहा है, तो देयर यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो देयर ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हैज देयर बीन है, यहाँ पे वॉज देयर है। पॉसिबल दोनों है, लेकिन दोनों में से कौन सा होगा? रेयरली डैश सच एन ओवरवेलमिंग कॉन्सेंसस अमंग क्रिटिक्स। कहा गया है कि क्रिटिक्स के बीच में ऐसा कॉन्सेंसस कभी नहीं देखने को मिला है। हम ये कब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अगर प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं तो हैज देयर बीन। कोई पास्ट की बात होती तो पास्ट का टाइम गिवन होता, टाइम नहीं गिवन है तो प्रेजेंट में मान के चले। वी नीड टू डैश द ओल्ड फाइल्स बिफोर मूविंग द न्यू वंस। अब आप देखेंगे
गो ओवर, बेसिकली गो ओवर का मतलब है एक तरीके से आगे चले जाना, वो तो सेंस ही नहीं बनेगा। वाइप ओवर तो धो देने के सेंस में आता है। क्लियर ऑफ बेसिकली रन अवे या गो के सेंस में आता है, तो ये भी नहीं बनेगा। क्लीन आउट का मतलब होता है किसी चीज को अंदर से साफ कर देना पूरे तरीके से, तो क्लीन आउट इज दी करेक्ट फ्रेजल वर्ब हियर। ओल्ड फाइल को हमें पूरे तरीके से साफ कर देना। नेक्स्ट देखेंगे, नो सूनर से सेंटेंस अगर शुरू हुआ है तो हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। नो सूनर के साथ इन्वर्जन है, इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब है, बिल्कुल है। आगे पेयर क्या बनेगा, देन बनेगा। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। THAN वाला जो देन होता है वो पेयर बनता है। ये THEN है, ये बट है, ये वैन है। वैन आपका हार्डली या स्कार्सली का पेयर बनता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हैड दे सबमिटेड द प्रपोजल अर्लियर। अगर मेन क्लॉज में आपका क्या रखा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका इन्वर्टेड फॉर्म है कंडीशनल सेंटेंस में, आपने जरूर पढ़ा होगा मेरे से, ये 100% श्योर है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 दे रखा है, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे, फ्री के मार्क्स हैं ये सब। शी अराइव्ड एट द इंटरव्यू 10 मिनट्स अर्ली, डैश शोड प्रोफेशनलिज्म। अब देखो मैंने आपको अगर प्रोनाउन आपने पढ़ा है तो जरूर बताया होगा कि पूरी क्लॉज को रेफर करने के लिए भी कई बार हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। यानी कि वह इंटरव्यू में 10 मिनट पहले पहुंची और ये दिखाता है प्रोफेशनलिज्म। क्या दिखाता है, प्रोफेशनलिज्म। व्हाट शोज प्रोफेशनलिज्म, ये पूरी बात कि वह पहुंची, ये फैक्ट कि वह पहुंची। तो इस पूरे फैक्ट के लिए हमें क्या लगाना है, आप कहोगे व्हाट नहीं लगा सकते, दैट नहीं लगा सकते, दिस नहीं, क्या लगाएंगे, विच। जब भी हमें, और मैं आपको ट्रिक के रूप में भी बोलता हूँ कि अगर कॉमा दिख जाए ना तो दैट नहीं विच लगाना है, ठीक है। आगे देखेंगे, ही स्पोक सो डैश दैट द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड। अब सो के साथ में अब हमें क्या है, स्पीक वर्ब है, स्पीक के साथ में क्या चाहिए, ही स्पोक, हाउ, कैसे, तो एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए, है ना। तो फ्लुएंसी नाउन है, फ्लुएंट एडजेक्टिव है, फ्लुएंटेड तो ईडी फॉर्म कुछ नहीं है, फ्लुएंटली आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश ऑन हर थीसिस आर्ग्यूमेंट। देखो पॉइंट आउट टू समथिंग होता है या पॉइंट आउट समथिंग हो सकता है, ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो किसी की ओर इशारा करना होता है, यहाँ पे तो आगे ऑन दे रखा है। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग, इसके साथ तो ऑन आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। कायदे से तो एक्सपेंड ऑन है, तो इसके साथ भी ऑन नहीं आना चाहिए और फॉलो अप के साथ भी ऑन नहीं आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये ऑन इन्होंने गलती से लिख दिया है, ये एक्सपेंड ऑन इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए और यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए। एक्सपेंड ऑन का मतलब होता है कि उसी चीज पे और बोलना, इफ यू एक्सपेंड ऑन समथिंग, तो जो बोली गई है उसी पे और बोलना, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। फॉलो अप तो बेसिकली कोई काम हुआ है उसका फॉलो अप वगैरह लेना, इसके साथ तो ऑन आने का सेंस ही नहीं बनता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, हार्डली हैड द मीटिंग बिगन डैश द ऑडिटर्स। अब हार्डली का पेयर अभी बताया था क्या होता है, वैन होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिफोर कैन वर्क, लेकिन इसको अवॉइड करते हैं हम, हमेशा वैन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द कॉज डैश बॉडी एंड सोल। अब कायदे से तो बॉडी एंड सोल एक ईडियम है जो कि अपने आप में एडवर्ब होता है, यहाँ पे कोई वर्ड हमें नहीं लिखना चाहिए। एसएससी कह रहा है कि ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर भाई ये मान के चलेंगे कि इन लोगों ने गलती से विथ को मान लिया है। ऐसे बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। हम 4-5 ईडियम होते हैं, बॉडी एंड सोल हो गया, हार्ट एंड सोल हो गया, इसके अलावा आपका बैग एंड बैगेज हो गया, इनके साथ विथ नहीं आता है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स में लाइक नहीं आता, ये तो सब पढ़ते हैं और सब पढ़ते हैं तो इनमें पता होना चाहिए कि विथ नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने, अब क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाते हैं कि विथ नहीं आएगा, गलती से नोट्स में से जिसने पेपर बनाया ये पढ़ लिया कि विथ आएगा, भाई ने क्वेश्चन ही बना दिया विथ के साथ में, गलत है। ये बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऑल 4 ऑफ देम आर रॉन्ग, तो इसको तो विथ पे टिक मारने में भी शर्म आएगी मेरे को यार, मारूंगा नहीं, ठीक है। अगला, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज नीदर एक्यूरेट डैश एग्जॉस्टिव। नीदर के साथ में नॉर का पेयर बनता है, तो सोचने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे आगे, नो सूनर के साथ में देन का पेयर बनता है, सोचने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द डिपार्टमेंट वॉज आस्क्ड टू डैश द आउटडेटेड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखना है हमें, डिपार्टमेंट को बोला गया था किस चीज करने के लिए, हैंड ऑफ करने का मतलब होता है कोई चीज किसी को हैंड ओवर करना, एक तरीके से हैंड ऑफ भी उसी सेंस में आता है, तो ये तो नहीं आएगा। कम अक्रॉस सडनली कोई चीज मिल जाना, प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू कम करना, डाउन से ही समझ जाना, किसी चीज की वैल्यू कम करना। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया जो आउटडेटेड प्रोटोकॉल है ना, उनकी वैल्यू डाउन नहीं करनी है, उनको हटा के नए प्रोटोकॉल लाने। फेज आउट करने का मतलब होता है किसी चीज को पुरानी को हटा देना, फेज आउट कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन द टू साइड्स फाइनली डैश एन एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल टू। अब देखो ये तो थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था, अराइव एट एन एग्रीमेंट होता है, रीच मतलब ये अराइव होता है, यही इसमें यूज कर सकते हैं।
तो ये थे आपके फिलर्स के क्वेश्चन। एक बार फिर याद दिला दूं मेरे भाई, अगर आपने इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच चेकआउट नहीं किया है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको लग रहा था कि मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं है भाई। बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा रखा है, समझा रखा है, सिखा रखा है। अगर अभी भी आपके साथ में दिक्कत रह जाएगी ना, तो मेरे भाई गलती कर रहे हो आप। जाइए चेकआउट कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। बाकी मेरे भाई मैं बुक्स भी रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं ग्रामर पढ़ना तो आप इस वाली बुक से ग्रामर अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको ये कि सर हमें रिवीजन करना है तो इंग्लिश फार्मूला बुक पॉकेट साइज बुक है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी है, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन क्रांति चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है हमारी बुक्स। बाकी बिल्कुल भी फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम ज़रूर फॉलो कर लें, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है, आज के आज और अभी के भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम चैनल है और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर जगह पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।